हेलो एवरीवन, मैं मुकेश यादव आपका स्वागत करता हूं क्लासली प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो परीक्षाएं हैं उनके एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जो आपकी 15 दिसंबर से होने वाली हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने में आपका पूरा सहयोग करेगा। इसलिए हम 90 दिन का एक फुल कोर्स चला रहे हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा का पूरा मिलेगा, जिसमें आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी अलग अलग टीचरों द्वारा कराई जाएगी। तो मैं आप लोग को मैथ पढ़ाऊँगा। तो मैथ में हम जो पहला टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि अंक क्या होता है, क्योंकि संख्या जो होती है वो अंक से मिलकर ही बनी होती है। और सपोज डेट अगर मैं ये लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हमारे क्या हैं, अंक हैं। कितने अंक हमारे पास? टोटल 10 अंक हमारे पास हैं। इन्हीं अंकों की सहायता से कोई भी संख्या बनती है। जैसे अगर मैंने ये लिखा 75, तो ये क्या है? एक संख्या है। संख्या कितनी है? एक संख्या है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 2 अंक हैं। कौन कौन से अंक हैं? 7 है और 5 हैं। यानी हम इसको देख के ये कहेंगे कि भाई ये 75 एक संख्या है जो 2 अंकों से मिलकर बनी है। वो अंक कौन कौन से हैं? 7 है और 5 हैं। तो टोटल अंक हमारे पास कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं से मिलके हमारी क्या होती है? संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि अंक क्या है और संख्या क्या है। अगर ये लिखूं, सपोज दैट अगर मैंने केवल ये 5 लिखा, तो आप 5 को देख के क्या कहेंगे? 5 एक संख्या भी है और 5 एक अंक भी है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को? आगे चलते हैं। सपोज दैट मैंने एक संख्या लिखी 7, 5, 6, 2, 3, 1। तो हम क्या है कि दाईं तरफ से इसको क्या कहते हैं? इकाईकांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाईकांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दहाईकांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सैकड़ा बोलते हैं। इसको हजार, इसको 10,000, इसको लाख। इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। लाख के बाद 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से ही संख्या बनती है। तो पहला अंक जो होता है वो हमारा इकाईकांक होता है। दूसरा हमारा जो अंक होता है वो क्या होता है? दहाई। तीसरा सैकड़ा। इस तरह से हमारा हमेशा ये दाईं तरफ से काउंट किया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर की। ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें के साथ साथ पूरे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ आपको सारे क्वेश्चंस का अभ्यास भी हम कराते रहेंगे। अब पढ़ते हैं हम संख्या के मान के बारे में। इसमें 2 तरह के मान होते हैं। एक होता है जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान। जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, यह हमें समझना जरूरी है। तो जातीय मान जो होता है किसी संख्या का वो मान जो कभी भी बदलता नहीं है, वो उसका क्या कहलाता है? जातीय मान कहलाता है। और स्थानीय मान क्या कहलाता है? संख्या का वो मान जो संख्या के स्थान बदलने पर वो परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर संख्या का स्थान अगर बदल दिया जाए तो उसका मान बदल जाएगा, तो वो हमारा क्या होता है? स्थानीय मान कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने ये लिखा 758, तो अगर मैंने इसमें 5 की बात मैं करूं कि 5 का जातीय मान क्या होगा और स्थानीय मान क्या होगा, तो जातीय मान हमारा क्या होगा? वो तो हमेशा 5 ही रहेगा। इसका जातीय मान अगर मैं बोलूं तो क्या होगा? 5 होगा। लेकिन अगर
स्थानीय मान निकालना हो तो स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उस अंक को पकड़िए, उस अंक के बाद जितना डिजिट के अंक है बस उस अंक के बाद में उतना जीरो लगा दीजिए। जैसे अगर मैं इसका स्थानीय मान बोलूँ 5 का तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरा संख्या ये रहती और मैं यहाँ पे 5 का स्थानीय मान निकालना चाहता तो हमें क्या करना है, सीधे केवल लिखना है 5 और 5 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो इसके आगे कितना जीरो लगा देना है 3 जीरो लगा देना है हमें। तो ये हमारा क्या होता है स्थानीय मान होता है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 को रिप्लेस कर दूँ 7 से, अब मैं पूछूं भाई इसका जाति मान क्या होगा और स्थानीय मान क्या होगा, तो जाति मान अभी भी 5 ही होगा, लेकिन स्थानीय मान क्या है, यहाँ पे स्थानीय मान क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, हमने 5 के नीचे 5 लिखा और बाद में कितनी संख्याएं हैं, कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जाति मान कभी नहीं बदलता और स्थानीय मान जो होता है वो स्थान के साथ साथ वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, एक संख्या दी हुई है 3 7 2 8 4 8 6 के जाति नहीं सॉरी ये संख्या है आपकी, इसमें कह रहा है कि 7 के जातीय मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका ये आया है, कब आया है ये, आरआरबी ग्रुप डी के 2018वें साल में आया है। तो ऑप्शन है 0 7 तो ये क्वेश्चन 2008 में आया था। बस इसमें क्या बोला गया कि एक संख्या दी गई है, इसमें जो 7 अंक है उसके जाति मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो जैसा कि इस संख्या को हम लिख लें 3 7 2 8 4 8 6, इसमें 7 का जाति मान क्या होगा। जाति मान मैंने क्या कहा था कभी चेंज नहीं होता, जो मान है उसका वही मान रहेगा। तो जाति मान तो हमने क्या लिख दिया 7 लिख दिया। अब हम इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। स्थानीय मान क्या होगा, मैंने कहा तो 7 को आप ऐसे लिख दें और उसके बाद जितनी अक्षर हैं जितने अंक हैं उतना हम उसके आगे जीरो लगा देते हैं। तो कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो इसका कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्थानीय मान जाति मान में आपको अंतर समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन भी आता है पेपर में और काफ़ी आसान क्वेश्चन आता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं किसी संख्या में और जाति मान कैसे निकालते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार। तो पहला प्रकार है हमारा प्राकृतिक संख्या, जिसको क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं नेचुरल नंबर।
प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो हमारी गणना में काम आती हैं। अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ की गिनती कर रहे हैं तो आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा आप गिनती स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे गिनती आपकी चलती रहती है। तो हमारी क्या हो जाएगी प्राकृतिक संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते अनंत तक जाएंगी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? n से, कैपिटल N से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि n फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोग को? तो पहला प्रकार हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं। अब दूसरा प्रकार हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को ऐड कर दें तो हमारी जो संख्याएं हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जैसे W है तो इसको हम W से ही डिनोट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा? जीरो से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते अनंत तक। मतलब नेचुरल नंबर में हमने अगर जीरो ऐड कर दिया तो हमारी कौन सी संख्या बन जाती हैं? होल नंबर बन जाती हैं, यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पूर्णांक। तीसरा जो प्रकार है वो क्या है? पूर्णांक, यानी इंटीजर। अभी तक जैसे दो संख्याओं में आपने देखा नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या देखा कि हमने केवल धनात्मक संख्याएं ही ली थी। अब क्या है, जब पूर्णांक की बात हम करते हैं तो इसमें धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी ऐड कर देते हैं। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंटीजर I से है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये जीरो तो है ही, अगर 1, 2, 3, 4, 5 ये जाती है इन्फिनिटी तक, और इधर माइनस में भी आ जाएंगे। ये कहाँ तक चल जाएगी? इन्फिनिटी तक। इंटीजर क्या कहलाता है? सारी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या अगर हम मिला देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स में भी अगर हम दो पार्ट करें, अगर I प्लस की बात करें यानी धनात्मक पूर्णांक, वो क्या हो जाता है हमारा? 1, 2, 3, 4, 5। अगर ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो वो क्या होता है? -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो आप समझ गए कि धनात्मक पूर्णांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? I टू द पावर प्लस, और ऋणात्मक पूर्णांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? I टू द पावर माइनस। यानी धनात्मक पूर्ण पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सब चीज़ें बस परिभाषाएं हैं, बस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन इनसे पूछ दिया जाता है कि बताइए कि इसमें पूर्ण संख्या कौन सी है। जीरो नेचुरल नंबर है कि पूर्ण संख्या है? तो जीरो क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो क्या है? हमारी पूर्ण संख्या है। तो इस पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। चौथे नंबर का जो प्रकार है हमारा सम संख्या, मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन सम संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। या तो ये भी कह सकते हैं जिन संख्या का इकाई का अंक, जिन संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। जिन संख्या के इकाई का अंक
या तो 0, 2, 4, 6, 8 हो, या दूसरी भाषा में ये कहेंगे कि वो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। अब सम संख्या में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मान ली मैं कहूँ 74 सम संख्या है, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, और लास्ट का इकाई का अंक भी देख लिया आपने क्या है? 4 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 78 भी आप कहोगे कि सम संख्या है। मैं आपसे कहूँ 75, तो भाई 75 हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या है? आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इकाई का जो अंक है वो हमारा 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है, और ना ही ये 2 से पूर्णतः विभाजित होंगे। ठीक है, तो सम संख्या आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं 5वें नंबर में विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? जैसा कि अभी हमने सम संख्या की बात की, सम संख्या क्या थी? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो विषम संख्याएं हमारी क्या हैं? जस्ट इसके अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब कि ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं? हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। या तो उनका जो इकाई का अंक है वो आप क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। यानी यदि उनका इकाई का अंक हमारा क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 है, या तो वो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर 72 कहूँ तो आप कहोगे कि भाई ये सम संख्या है, लेकिन अगर मैं वो कहूँ 73 तो आप कहोगे कि भाई ये विषम संख्या। विषम संख्या क्यों है? क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही हैं, और इसका जो इकाई का अंक है वो 1, 3, 5, 7, 9 में से है। यहाँ तक क्लियर हो गई आपको बातें? चलिए नेक्स्ट हम करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आ जाते हैं आपके पेपर में। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ध्यान से समझिएगा कि ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित होती हैं या तो स्वयं से विभाजित होती हैं, और किसी नंबर से वो पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं आपसे, 2 किससे किससे विभाजित हो सकता है? या तो वो 1 से विभाजित होगा, या तो वो खुद 2 से विभाजित होगा। किससे किससे होगा? मैं कहूँगा भाई 1 से होगा और 2 से होगा। अगर मैं बात करूँ 3 की, तो 3 हमारी किससे किससे विभाजित होंगी? या तो 1 से होंगी या तो 3 से होंगी। अगर मैं बात करूँ 4 की, 4 किससे किससे विभाजित होंगी आपकी? 1 से होंगी। 2 से विभाजित होंगी ये? हाँ, 2 दूनी 4, और फिर ये 4 से विभाजित होंगी। मैं बात करूँ 5 की, तो 5 किससे किससे विभाजित होगा आपका? 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। तो आपने क्या देखा कि ये संख्या केवल या तो 1 से विभाजित हो रही है या तो ये 2 से विभाजित हो रही है, यानी 2 मतलब स्वयं से। ये भी 1 से विभाजित हो रही है तो स्वयं से विभाजित हो रही है। 5 भी 1 से विभाजित हो रहा है तो स्वयं से विभाजित हो रहा है, लेकिन ये 2 से भी विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा है वो अभाज्य संख्या नहीं है, और बाकी हमारा 2, 3 और 5 जो है हमारा वो अभाज्य संख्या है। तो इसमें 1-2 चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अभाज्य संख्या समझ में आ गया? ऐसी संख्याएं जो या तो वो खुद से विभाजित होती हैं या तो 1 से विभाजित होती हैं, वो संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिए इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो 2 होती है वो सबसे
छोटी दो क्या है, हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिए, दो जो है वो सम अभाज्य संख्या है। दो के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी अभाज्य में जो सम हो। तो अगर कोई पूछे कि भाई कोई सम अभाज्य संख्या बता दो, तो सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर क्या होगा, 2। उसके सिवा कोई भी संख्या जो अभाज्य है वो विषम है। तीसरा पॉइंट, 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या हैं। 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आपका आंसर होना चाहिए 25। ये तीनों चीज़ आप नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। और ये आरआरबी में भी आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल में। 2018 में भी पूछा गया और 2016 में भी सेम यही क्वेश्चन ही पूछा गया आपसे कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपका आंसर होगा 2। 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 25। ये बात क्लियर हो गई आपकी। नेक्स्ट पे आते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि मैंने लिखा 2/3, 4/5, 11/7, ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। इसका कंडीशन बस इतना है, q शुड नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। यानी जो आपका ये अंश है, ये हर है, हर कभी 0 नहीं होगा। तो वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जस्ट परिमेय संख्या की अपोजिट होती है। जैसे परिमेय संख्या की जो डिफिनीशन थी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय क्या हो जाएंगी, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए √3 हो गया, √2 हो गया, ये सब क्या हमारी हैं, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो संख्याओं के प्रकार आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। 2 डिजिट नंबर, दो अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या की बात करूं तो यानी उसमें केवल 2 ही अंक होंगे, एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। ठीक है, तो हम उसको ये लिख सकते हैं, XY मान लीजिए हमने लिखा, तो Y क्या है हमारा, इकाई का अंक होगा, और X क्या होगा हमारा, दहाई का अंक है। ठीक है, कई सारे पेपर आप लोगों ने दिए होंगे, उसमें क्वेश्चन आते हैं कि कोई 2 अंकों की संख्याएं हैं, उनका योगफल इतना है, यदि हम उसमें कुछ जोड़ दें या घटा दें तो संख्या आपस में उनका अंक पलट जाता है या बदल जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। मान लीजिए संख्या हमारी XY है, तो अगर इनके अंकों का योग हमें लिखना हो तो क्या करेंगे, हम X + Y लिखेंगे। सपोज आपके पास संख्या 73 है, तो अंकों का योग कैसे करेंगे, हम सिंपल सा क्या करेंगे, 7 + 3, तो आप बता दो कि भैया 10 है इनके अंकों का योग। अब
इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। आप पूछोगे कैसे, क्योंकि भाई y तो इकाई का अंक है और x क्या है, दहाई का अंक है। अगर ये 73 है, 73 को हम ये लिखें 70 प्लस 3, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप कहोगे कोई फ़र्क हमारा नहीं पड़ रहा है। ओके, तो अगर वही इसको हमने किस फॉर्म में लिखा, ये अगर हम अंकों को बदल दे रहे हैं, यानी अंक आपस में बदल जा रहे हैं, यानी अगर हमारा एक्स वाई की जगह क्या हो जा रहा है, वाई एक्स हो जा रहा है, यानी 73 की जगह हमारा क्या हो जा रहा है, 37 हो जा रहा है, तो इसको लिखने का तरीका भी हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज क्या होगा, अब दहाई का अंक क्या हो गया हमारा, वाई हो गया है, तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं ना 30 प्लस 7। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि अंक दिया हुआ है, अंक को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और अगर अंक बदल रहे हैं तो ये फॉर्मेट भी हमारा किस तरह से चेंज हो रहा है, ये आपको समझना था। तो इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना दिया हुआ है हमारा, 9 है। दो अंकों की संख्या का योग हमारा क्या दिया हुआ है, 9 है। अब कह रहा है इसमें यदि 27 घटा दें तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है आरआरबी का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 2 अंकों की संख्या है और अंकों का योग दिया हुआ है 9। अब क्या करें, यदि इसमें से 27 घटा दें, मतलब उस संख्या में से जो हमारी संख्या उसमें 27 घटा दें तो संख्या के अंकों का अंक क्या हो जाता है, आपस में बदल जाता है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो हम पहले मान लेते हैं कि भाई हमारी संख्या क्या है, संख्या क्या हमारी एक्स वाई है। एक्स वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था इसको इस तरह लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। ये क्लियर है। अब ये हमारी संख्या है। अब क्या कह रहा है, इस संख्या में से यदि 27 माइनस कर देते हैं तो जो प्राप्त नई संख्या है उसका अंक हमारा बदल जाता है। तो वो क्या होगा, 10x प्लस वाई में से अगर हम 27 माइनस कर देते तो हमारी नई संख्या क्या बन जा रही है, वो ये बन जा रही है। क्योंकि मैंने बोला था अगर अंक बदल रहा है, अगर ये वाई एक्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ये क्लियर है। तो ठीक है, हम पक्षांतर कर लेते हैं इसको। 10x माइनस एक्स, एक्स इधर आया तो ये माइनस हो गया, प्लस वाई, 10y इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 10y। 27 को उधर हम भेजेंगे तो यहाँ माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस 27 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? ओके। तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका, 9x हो जाएगा। और ये y माइनस 10y कितना हो जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा। क्योंकि माइनस वाले का जो गुणांक है वो बड़ा है, इसलिए हम माइनस साइन लेंगे। तो कितना हो गया हमारा, 27 हो गया। अब 9 को हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो 9 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा,
9 ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू 27 हो गया। तो हम 9 को उधर भेज दें अगर, तो x माइनस वाई बराबर 27/9 हो गया। तो कितने के बराबर हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इसको मान लें हमारी समीकरण 2 है, नहीं समीकरण 1 मान लो इसको। तो एक कंडीशन हमारे पास और दी हुई थी जो सबसे पहले दी हुई थी, यदि अंकों का योग कितना हो, 9 हो, यानी अंक हमारे x प्लस वाई थे, ये कितना था, 9 दिया हुआ है। तो ये समीकरण क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। अब क्या करते हैं, हमें x और y निकालना है, तो हम इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल कर लेंगे और x और y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो हल कैसे करते हैं, हल के लिए हम क्या करेंगे, चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिखा, x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखा। क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा, जोड़ेंगे तो x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये प्लस वाई और ये माइनस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हम इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 12, यानी x इक्वल टू 12/2। इट मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। क्लियर है ये। तो अब इस x की वैल्यू हम उठा के किसी भी समीकरण में रख दें, या तो समीकरण 1 में रख दें या तो समीकरण हम 2 में रख दें। चलिए हम 2 में रखते हैं। तो x बराबर अगर 6 रख लिया तो ये कितना हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान हमारा 6 है और y का मान हमारा 3 है, और संख्या हमने क्या मानी थी, x y। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x y की जगह वैल्यू रखें तो ये क्या आ जाएगा, 63। बात क्लियर है, सिंपल सा है। इस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में। कुछ नहीं करना है, जो कंडीशन दी हुई है आपको फॉलो रखना, और बस संख्या को लिखने का तरीका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और सिंपल सा कैलकुलेशन करना है और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलिए ओके, हम इस पर अभी और भी क्वेश्चन करेंगे। जब एक बार एक सारे कंसेप्ट हम आपको बता देंगे, तो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, वो सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। लाइन बाय लाइन हम सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं। अभी क्या है, केवल कंसेप्ट वाला पार्ट है, तो हम केवल कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। लेकिन जब हमारा ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा तो हम सारे प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन इस नंबर सिस्टम से आए हुए हैं वो सारे के सारे हम आप लोग को सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नियम नहीं लिया, जांच लिख लीजिए। कोई नंबर किसी चीज़ से विभाजित होता है कि नहीं होता है, ये हम कैसे जानेंगे, वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। उस पेपर में कई बार आप लोग के पास क्वेश्चन आया होगा कि ये नंबर किससे विभाजित होगा, 2 से होगा कि 3 से होगा कि 5 से होगा कि 7 से होगा। तो ये जांचना हम आपको सिखाएंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं, 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइन बाय लाइन इसको आप समझते जाइए और नोट भी करते जाइए, और ध्यान से लिखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं कि 2 से कौन कौन से नंबर विभाजित होते हैं, वो कैसे हम चेक करेंगे। तो सिंपल सा नियम इसका ये है कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। जैसा कि आप सम संख्याएं भी आपने पढ़ा था, इकाई का अंक यही होना चाहिए। तो ये भी कह सकते हैं कोई भी संख्या अगर सम संख्या है तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। नहीं तो आप ये इकाई का अंक देख लेंगे, अगर इकाई का अंक में ये कहीं पे भी है तो आप कहोगे वो भाई वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने ये लिखा है, ये 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप कहोगे कि भाई इकाई का अंक यही है ना, इकाई का अंक क्या है 8 है, तो इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित है। अगर मैंने ये लिखा, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो आपको देखने ही नहीं है, केवल आपको इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, बाकी की संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपने इकाई का अंक देखा कितना है, 2 है, तो ये क्या है, सम संख्या है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। अगर मैंने ये मान लीजिए ये लिखा 735, तो आपने इकाई का अंक देखा, कहा नहीं भाई ये तो ना तो 0 आ रहा है, ना 2 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, ना 8 आ रहा है, तो भाई ये कौन सा है, हमारा 2 से विभाजित नहीं हो सकती। 2 से विभाजित वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। चलिए अब देखते हैं हम 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती हैं। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम ये है, तो रूल आप लिख लीजिएगा कि जो भी संख्या दी हो उनके अंकों को हम जोड़ लेते हैं। यदि जो योगफल आया है वो 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी क्या होगी हमारी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आई। क्या करना है, जो भी हमारी संख्या दी हो उस संख्या के सारे अंकों को हम जोड़ लेंगे, जो भी हमारा योगफल प्राप्त होगा उसको हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। यदि हमारा शेषफल 0 आता है तो वो संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा, एक छोटी संख्या लेते हैं 21, तो 21 तो आप देखते ही बता दोगे भाई 7 त्रिक का 21 होता है। लेकिन अगर नियम के हिसाब से चलें तो 2 और 1 को जोड़ोगे कितना आया, 3 आया। तो 3 क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ये तो बात क्लियर हो गई आपको। मान लीजिए एक थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये नंबर है। अब आपको जांचना है कि 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कितने अंक हैं इसमें, 4 अंक हैं। चारों अंक को हम क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे। जोड़ें 1 + 3 + 3 + 8, टोटल कितना आया, 3 3 6, 1 7, और 7 और 8 कितना हुआ, 15। जोड़ने पे 15 आ रहा है। 15 को हम 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। यानी शेषफल हमारा क्या है, 0। यानी हम ये कह सकते हैं 15 हमारी पूर्णतः विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये जो संख्या जो है वो भी हमारी क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर मैं इसी नंबर में मान लीजिए अगर ये लिख देता 9, तब आप चेक करते तो क्या होता, या 9 लिखते तो यहाँ क्या जाता, 16 आता। तो 16 को 3 से भाग दीजिए, आपका शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है 16, तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो 3 का रूल समझ में आ गया आप लोग को कि भैया हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने भी अंक हैं सारे अंकों को हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, और योगफल को हमें 3 से डिवाइड करना है। अगर हमारा जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए नेक्स्ट नंबर का चेक कर लेते हैं। चार से, अब 4 का रूल क्या है कि कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही कि नहीं हो रही है, ये जांचने के लिए हम क्या करेंगे। इसका नियम सिंपल सा सिर्फ इतना है कि 2 में आप क्या देख रहे थे, इकाई का अंक देख रहे थे। अब 4 के लिए
आपको इकाई और दहाई दोनों का अंक देखना है। मतलब अगर कोई संख्या दी हुई है तो आप इसके इकाई का अंक ही नहीं देखेंगे, इकाई और दहाई दोनों का अंक देखेंगे। तो इकाई और दहाई का अंक कितना है आपके पास 28। यदि ये 28 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा होगा तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो 28 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा आपका, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 7 बार में होता है, 7 चौको 28, रिमाइंडर आपका क्या हुआ 0 हुआ। यानी 28 आपका 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये संख्या भी हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ और बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए ये नंबर है हमारा 7425208। हमें चेक करना है कि भाई ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई का अंक लेंगे। इकाई और दहाई का अंक कितना है हमारा 0.8, तो हमने 0.8 लिख लिया। अब भाई चेक करेंगे क्या कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे भाई ये 4 से डिवाइड हो रहा है। कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 2 बार में डिवाइड हो रहा है। तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है ये चीज़। चलिए नेक्स्ट अंक पे चलते हैं। अब किस काम चेक करते हैं, 5 का। 5 से कोई संख्या विभाजित है कि नहीं। बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आप इसमें भी आपको केवल इकाई का अंक देखना है। क्या देखना है कि यदि वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या क्या होती हैं, 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। क्या क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, उनके क्या इकाई का अंक। तो अगर मैं ये बात करूं 375, तो आप कहोगे भाई इकाई का अंक कितना है 5 है, तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित है। अगर मैं कहूँ 370, तो आप कहोगे भाई इकाई का अंक 0 है, तो यानी ये पूर्णतः विभाजित होगी। अगर मैं कहूँ भाई 371, तो आप कहोगे भाई 5 से विभाजित नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो इकाई का अंक है ना तो वो 0 है और ना ही वो 5 है। बात क्लियर है, ठीक है। अब 6 की बात कर लेते हैं। 6 से कौन कौन सी संख्याएं हमारी विभाजित होती हैं। छह से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, ये ज्ञात करने के लिए हमें 2 संख्याओं के नियम को एक साथ रखना पड़ेगा। 2 संख्याएं कौन कौन सी है, 2 और 3, ये दोनों का हमें चेक करना पड़ेगा। तो 2 के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, या तो 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या तो 8 हो। तो हम 2 से भी चेक करेंगे। और 3 के लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि पहले सारे अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और उसके योगफल को 3 से भाग देते हैं। अगर हमारा जो शेषफल है 0 आता है या पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो हम कहेंगे भाई 3 से विभाजित है। तो 6 से वो संख्या विभाजित होंगी जो 2 से भी पूर्णतः विभाजित हों और 3 से भी पूर्णतः विभाजित हों। तो ये ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं, वो संख्याएं 6 से भी पूर्णतः विभाजित होंगी। क्लियर है ये चीज़। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। 7, भाई ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको कि 7 से ज्ञात कैसे करते हैं कि कौन सी संख्या विभाजित होगी और कौन सी संख्या विभाजित नहीं होगी। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 2429। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, सिंपल सा स्टेप है और स्टेप आपको दोहराते जाना है जब तक आपको पता ना चल जाए। इसका क्या करते हैं, हम इकाई का अंक पकड़ते हैं। इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5। तो इकाई के अंक में हम 5 से गुणा करेंगे। तो 5 से गुणा किए तो कितना आया भाई, हमारे पास 45 आया। तो इस इकाई अंक को छोड़ देंगे, बाकी का जो अंक बचा है उसमें क्या करेंगे, हम 45 को जोड़ देंगे।
जोड़ने पे क्या हुआ, क्या मिला, 7, ये मिला। अब या तो इसको भी चेक कर सकते हैं 7 से डिवाइड हो, लेकिन कह रहे भाई ये तो संख्या बहुत बड़ी है, हम कैसे चेक करेंगे। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, इसका इकाई का अंक पकड़ना है। इकाई के अंक में हमें क्या करना है, फिर से हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा, 35 आया, और 35 को हम कहाँ रख देंगे, बाकी के संख्या के साथ जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 8 5 13 और 3 2 5 1 6, तो 63 आया। 63, अब 63 को चेक करेंगे 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 63 क्या है, 7 से डिवाइड होता है, कितनी बार में डिवाइड होता है, 9 बार में डिवाइड होता है। तो अगर ये जो लास्ट में संख्या आ रही है वो 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रही है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो संख्या जो हमारी है वो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर नहीं हो रही है लास्ट तक, तो वो संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप समझिए। जो भी संख्या दी होगी हमें, उसका हम क्या करेंगे, इकाई का अंक पकड़ेंगे। इकाई के अंक में हम किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करना है हमें। किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। और जो भी हमें प्राप्त होगा गुणा करने के बाद, वो बचे हुए अंक में हम उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी, अगर उस संख्या को हम चेक कर सकते हैं कि भाई 7 से पहाड़े में आ रही है कि नहीं। अगर आपको पता है तो ठीक है, अभी तब भी नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे, फिर से इकाई का अंक पकड़ोगे आप, और इकाई के अंक में क्या करोगे आप, सिंपल सा 5 से फिर से गुणा करोगे आप, और गुणा करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी, बची हुई संख्या में आप उसको ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास जो संख्या मिली आप उसको चेक कर लो, अगर 7 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या भी क्या होगी, हमारी 7 से डिवाइड होगी। ये हो सकता है ये प्रोसेस आपको एक स्टेप में ही मिल जाए, 2 स्टेप में ही मिल जाए, हो सकता है ये आपको 3 स्टेप में मिले। ठीक है, तो 7 से डिवाइड का रूल आपको समझ में आ गया, सिंपल सा है। बस इसको याद रखना है, क्या याद रखना है कि भैया हमें यूनिट डिजिट में जो इकाई का अंक है उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से करना है। ये आपको याद होना चाहिए। लास्ट में अभी एक मैं ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आपको ये याद रहेगा। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करूं कि 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं पूर्णतः, तो भैया जैसे हमने 2 की बात की थी, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। ये क्या होता है, 2 to the power 1 क्या होता है 2, ये क्या होता है 4, ये क्या होता है 8। ये तो पता है आप लोग को। जब हम 2 से जांच कर रहे थे तो हम केवल कौन सा अंक देख रहे थे, एक अंक देख रहे थे, कौन सा, इकाई का अंक। जब हम 4 से जांच कर रहे थे तो हम कितने अंक देख रहे थे, 2 अंक देख रहे थे, कौन कौन सा, इकाई और दहाई। तो यहाँ 2 है। अब आज की जांच करनी है तो हमें कितने अंक देखने हैं, 3 अंक, यानी लास्ट के 3 अंक हमें देखने होंगे। तो कौन कौन से अंक देखने हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यानी अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए नंबर हमारे पास है, ये नंबर हमारे पास दिया हुआ है। अगर हमें चेक करना है कि आज से पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके 3 अंकों में पकड़ना है। 3 अंक को हमने पकड़ लिया तो क्या हो गया। अब देखेंगे भाई इसमें आज से डिवाइड करेंगे, आज से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये पूर्णतः विभाजित अगर हो गया तो ये नंबर भी पूर्णतः विभाजित होगा, और ये नंबर अगर आज से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ तो ये नंबर भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो आज से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या आज से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो इस तरह आप आज से चेक कर लेंगे। तो 2 के लिए 1 स्थान, 4 के लिए 2 स्थान और 8 के लिए 3 स्थान। ये इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं 9 का। 9 का भी कंडीशन सेम वैसा ही है जैसा हमारी कंडीशन क्या थी, 3 के साथ थी। 3 में हम क्या करते थे, जो भी संख्या दी हुई होती थी उनके अंकों को हम जोड़ लेते थे, और जो प्राप्त योगफल था
उसमें हम क्या करते थे भाई, 3 से डिवाइड कर लेते थे। अगर पूर्णतः विभाजित हो गई तो वो संख्या भी हमारी 3 से डिविजिबल होगी। तो 9 के केस में भी हम वही करते हैं, जितने भी अंक हमारे पास दिए हुए हैं उनको क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। अगर वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई तो इसका मतलब वो पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या दी हुई है, मान लीजिए ये संख्या दी हुई है। अब हमें चेक करना है कि ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसके अंकों को जोड़ लेंगे। अंकों को जोड़ेंगे तो 9 2 11, 4 3 7 और 11 और 7 कितना हुआ आपका 18 हुआ। तो 18 9 से डिवाइड हो रही है, तो आप कहोगे 2 बार में डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या भी हमारी क्या है, 9 से डिविजिबल है। क्लियर हो गया। तो 3 की तरह इसका भी रूल है, अंकों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो योगफल है उसमें हमें क्या करना है, 9 से भाग दे देना है। सिंपल सा चीज़ है। अब 10 की बात करें अगर, तो 10 एकदम सिंपल सा है कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 हो वो 10 से डिविजिबल होंगी। अगर 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं होंगी। मैं अगर कहूँ 10 है डिविजिबल, 20 डिवाइड है, 2000 डिविजिबल है, मैं कहूँ भाई 2520 ये भी डिवाइड होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई 2522 कहोगे नहीं, क्यों, इकाई का अंक हमेशा इसका 0 होना चाहिए तभी डिवाइड होंगी। एकदम सिंपल सा है। ये क्लियर हो गया आपको। अब बढ़ते हैं 11 की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे 7 का था इंपॉर्टेंट वैसे 11 का भी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं। 9 से क्वेश्चन आएंगे, या तो भाई 7 से आएंगे, या तो 11 से आएंगे, इनसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आपको 11 वाला आप चेक कर लेना कि कैसे बनना है, ध्यान से देखना। 11 में क्या करते हैं, इसके भी 2-3 स्टेप हैं। जो भी संख्या हमारे पास दी हुई होती है उसके दाहिने ओर से हम क्या करते हैं, विषम संख्या लेते हैं। विषम स्थान पे जो संख्याएं हैं उनको हम एक तरफ कर लेते हैं, और सम स्थान पे जो संख्याएं होती हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। उन दोनों को अलग अलग जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद उनको हम घटाते हैं। यदि अगर घटाने पे हमारा जो रिजल्ट है या तो वो 0 आ जाए या फिर 11 के मल्टीपल में आ जाए। 11 के मल्टीपल का मतलब या तो 11, या तो 22, या तो 33, या तो 44, यही मल्टीपल होंगे ना। मल्टीपल क्या हुए हैं, 11 गुणे 1 11, 11 गुणे 2 22, 11 गुणे 3 33, 11 गुणे 4 44, यही मल्टीपल होते हैं। तो एक क्वेश्चन से हम इसको समझाते हैं आपको, जो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। अगर कोई संख्या दिया हुआ है हमारे पास, वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, चेक करने के लिए हम आपको सिखाते हैं। मान लीजिए एक संख्या दी हुई है 7 1 2 7 3 6 2, मान 7 1 2 7 3 6 2। तो हमें चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विषम स्थान पे जो जो संख्याएं हैं उनको एक साथ जोड़ लेंगे, और सम स्थान पे जो जो संख्याएं उनको एक साथ जोड़ लेंगे, और दोनों को हम माइनस कर लेंगे। माइनस करने पे हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, या तो रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास 0 आना चाहिए, या मल्टीपल ऑफ 11, या तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, नहीं तो 0 आना चाहिए। तो इसमें हम देख लेते हैं। मान लीजिए हम स्थान का निर्धारण करें तो ये हमारा पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे, ये पाँचवें, ये छठवें और ये सातवें स्थान पर ये संख्या स्थित है। तो अगर हम विषम की बात करें तो इसमें विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्याएँ हैं और सम पे कौन कौन सी संख्याएँ हैं। विषम की बात करें तो हमारा विषम कौन कौन सी संख्या इसमें हो गई, 1 हमारा विषम है, 3 हमारा विषम है, 5 हमारा विषम है और 7 हमारा विषम है। तो भाई 1 के स्थान पर हमारा क्या है, 2, तो हमने 2 लिख दिया। फिर अगली विषम क्या है हमारी, 3 है, इसके स्थान पे हमारी क्या है, 3, हमने 3 लिख दिया। अगली विषम संख्या हमारे पास क्या है, 5, इसके स्थान पे हमारे पास क्या है, 2, 2 लिख दिया। फिर विषम संख्या क्या है, 7।
ये क्लियर है। अब सम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है, सम संख्या कौन कौन सी हो गई हमें, 2 4 6। सम और विषम संख्या से आप ये मत समझिएगा कि हम इन संख्या में से सम और विषम देख रहे हैं, सम और विषम स्थान पे जो संख्या स्थित है, इसलिए मैंने वो नंबरिंग की हुई है आप लोग के लिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 और फिर 7 और फिर 1। ये क्लियर है। तो ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, 7 3 10 4, ये आ गया 14, और इसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, 7 6 1 7 7 7 14। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0। तो माइनस करने पे क्या हमें प्राप्त हुआ, 0। इसलिए हम कहेंगे कि भाई ये संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित होंगे। बात क्लियर है आप लोग को? ठीक है, चलिए तो हम कुछ इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। 2-3 न्यूमेरिकल मैं करा देता हूँ, वो भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और उसके बाद हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इकाई का अंक ज्ञात करना, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो ग्रुप 2 के एग्जाम में आपके आया हुआ है। क्वेश्चन है, यदि 7 3 8 A 6 A 11 से विभाज्य है, तो A का मान क्या होगा। ये आपका ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 में। तो ये क्वेश्चन है कि भाई संख्या हमारा क्या है, 3, इसका ऑप्शन लिख लीजिए आप। ऑप्शन है 6 ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम संख्या अपनी लिख लेते हैं। भाई क्या है हमारी संख्या, 7 3 8 A 6 A, ये संख्या दी हुई है और कह दिया है कि भैया 11 से विभाज्य है ये। तो हम सिंपल सा अपना जो हमारा अभी जो हमने रूल बताया उसी रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले तो हम विषम स्थान पे जो संख्याएं हैं उनका योग कर लेंगे, और सम स्थान पे जो संख्याएं हैं हम उनका योग कर लेते हैं। तो विषम स्थान पे कौन कौन सी संख्याएं हैं, ये हमारी विषम स्थान पे संख्याएं हैं, तो हमने इनको जोड़ लिया, 3 + A + A। और सम स्थान पे कौन कौन सी संख्याएं हमारी, 6 है, 8 है और 7 है, हमने इनको जोड़ लिया, 7 + 8 + 6। क्लियर है आप लोग को। अब ये कितना हो गया, 3 + 2A लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारा, 8 7 15 और 6 21। क्लियर है। तो मैंने क्या कहा था कि इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, तो 11 के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 0 ही करके चलेंगे कि भाई = 0 है। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, 3 + 2A - 21 = 0। इसी को सॉल्व करके हमें क्या करना है, A की वैल्यू निकालनी। तो A की वैल्यू के लिए अब आगे क्या करेंगे, ये 3 + 2A = 21 लिख सकते हैं। 2A = 21 - 3 लिख सकते हैं, 3 को उधर हम भेज दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो A बराबर हम लिख सकते हैं 18/2। तो A की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट आंसर है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो हम इस तरह के क्वेश्चन अभी आपको और भी कराएंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम यूनिट डिजिट के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है वो हम आपको सिखाएंगे, और उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन आते हैं
नंबर सीरीज़ के पेपर में, वो सारे क्वेश्चन आप लोग को हम सॉल्व कराएंगे। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको सारी क्वेश्चन का अभ्यास बारी बारी हम पूरा कराएंगे। और आपके ये हमारी गारंटी है कि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप क्वेश्चन यहाँ पे लगाए होंगे। अगर वो क्वेश्चन नहीं भी लगाए होंगे तो उस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन आपने ज़रूर लगाया होगा। तो आपको कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।